नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ईरान पर आखिरकार अमेरिका ने हमला कर दिया। उसके बंकर बस्टर बम जो है उसने जो गिराए, ख़ास तौर से फोर्डो में जो सबसे बड़ा उसका परमाणु संयंत्र या यूरेनियम एनरिचमेंट का सेंटर था, वहाँ पर अब वो कहा जा रहा है कि वो उसका सेंटर ज़मीन से 100 मीटर नीचे था और अमेरिका के जो बम है उसकी क्षमता 65 मीटर नीचे तक ज़मीन के अंदर जाकर मार करने की है। सवाल ये है कि अब इसके आगे क्या। तो पहली बात तो ये देखिए कि चुनाव प्रचार से पहले से लेकर राष्ट्रपति बनने के बाद तक डोनाल्ड ट्रंप बोल क्या रहे थे कि दुनिया में जितने युद्ध चल रहे हैं बंद करवा दूंगा। मेरी पहली टर्म में कोई युद्ध नहीं हुआ, मैं युद्ध का समर्थक नहीं हूँ। और अपनी दूसरी टर्म के छठे महीने में वो आखिरकार युद्ध में कूद पड़े। अब वो कारण क्या थे, उन पर काफ़ी बातचीत हो चुकी है। कुछ लोगों का कहना है कि इजराइल के दबाव में किया। मेरा मानना है कि इजराइल के दबाव से ज़्यादा उनका घरेलू राजनीति का और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दबाव था। जिस तरह से ट्रंप के हाथ कोई सफलता नहीं लग रही थी, ऐसे में अमेरिका की दादागिरी और ख़ास तौर से ट्रंप की, इस समय ट्रंप अपने को अमेरिका से शायद बड़ा समझने लगे। उनको लगता है कि उनकी दादागिरी स्थापित होने का मतलब है अमेरिका की दादागिरी स्थापित हो जाएगी। तो वो युद्ध रुकवाने का दावा करते करते खुद युद्ध में कूद पड़े। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करके नया युद्ध शुरू कर दिया है। दूसरी बात पर भी उनकी ध्यान दीजिए पुतिन की। उन्होंने कहा दुनिया के कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। अब आप इससे समझिए कि डायमेंशन क्या है इस वर्तमान परिस्थिति का, खास तौर से अमेरिका के हमले के बाद। क्या युद्ध रुक गया है? तो बिल्कुल नहीं। क्या युद्ध के रुक जाने की प्रबल संभावना बन गई है? बिल्कुल नहीं। क्या ईरान ने सरेंडर कर दिया है? बिल्कुल नहीं। तो सवाल ये है कि अमेरिका ने हासिल क्या किया। अभी तक जो खबरें आ रही हैं, अभी शुरुआती खबरें ही हैं कि कोई रेडिएशन नहीं हुआ है फोर्डो में, या उसके अलावा नतांज में कहीं भी। खास तौर से फोर्डो की बात खास हो रही थी कि वहीं परमाणु हथियार बन रहे हैं, तो वहाँ कोई रेडिएशन नहीं हुआ है। रेडिएशन न होने का एक अर्थ ये निकाला जा रहा है कि उसके जो परमाणु हथियार बनने की स्थिति में थे या एनरिच्ड यूरेनियम जो था उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसके बारे में भी दो तरह की खबरें आ रही हैं। एक जो मैंने आपको कल बताया भी था कि ईरान को पहले से सूचना कुछ घंटे पहले मिल गई थी, उसने वहाँ से अपनी सारी सामग्री और सारे संयंत्र जो है उपकरण हटा दिए थे। और मान लीजिए कि नहीं हटाया था और अमेरिका ने उस पर हमला किया, तो उसके बाद क्या हुआ आप याद कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर, बार बार याद दिलाऊंगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर की तुलना इस समय दुनिया के कई देशों में जो कुछ हो रहा है उससे करने की ज़रूरत पड़ती रहेगी। हमने जब हमला किया पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के केंद्र पर, कई दिन तक हल्के भूकंप के झटके पाकिस्तान में आते रहे। अमेरिका का एक विमान जो रेडिएशन की जांच करता है वो आया। पाकिस्तान ने बाहर से सामग्री मंगवाई जो रेडिएशन को कंट्रोल करती है, एब्जॉर्ब करती है, ख़त्म करती है या कम करती है। ईरान ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं किया है। तो क्या अमेरिका का ये हमला फेल रहा है? अब इसको भी दो तरह से देख सकते हैं कि इतना तो अचीव कर लिया इजराइल और अमेरिका ने कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको कई साल पीछे धकेल दिया। अगर नष्ट नहीं किया है तो नष्ट कर दिया है सब कुछ, इसका कोई अभी तक प्रमाण मिला नहीं है। दूसरा, कई विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि ये जो हमला किया है अमेरिका ने, केवल इतने बम गिराने से फोर्डो का उनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो सेंटर है वो नष्ट नहीं हो सकता है, और हमले करने पड़ेंगे। तो क्या अमेरिका और हमले करेगा? अब सवाल ये है कि मैंने कल भी प्रश्न उठाया था, ईरान क्या करेगा। ईरान ने इतने बड़े अमेरिकी हमले के बाद भी सरेंडर करने का कोई जो है संकेत नहीं दिया है। और अब उसके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत से या डिप्लोमेसी से कोई हल निकलेगा, उसकी कोई गुंजाइश है, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है।
तो ईरान ने पहला कदम क्या उठाया है, जिसके बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी पहले से, कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला जो जल डमरू मध्य मार्ग है उसको रोकने का फैसला किया। उसकी संसद ने इसकी मंजूरी दे दी है, अभी रोका नहीं उसने। दुनिया का कुल जो तेल का व्यापार है उसका 20% इसी रास्ते से होता है। अगर ईरान इसको रोक देता है तो इसका मतलब पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी, तो उसका असर भारत पर भी होगा, उसका असर अमेरिका पर भी होगा, यूरोप पर भी होगा, दुनिया भर के देशों पर होगा। तो ईरान एक तरह से दबाव बनाने की स्थिति में आ गया है कि नेगोशिएटिंग टेबल पर हम अगर आएंगे तो हम कमज़ोरी की स्थिति में नहीं आएंगे, ताकत की स्थिति में आएंगे। ये फ़र्क पड़ा है इसमें अभी अगर लगा हुआ है, इसलिए कि अभी तक ईरान ने ये कदम उठाया नहीं है। अब उसके हुती के जो आतंकवादी हैं, मैं तो आतंकवादी ही कहूँगा उनको, कुछ लोग विद्रोही भी कहते हैं, उन्होंने लाल सागर में जो किया था, जिस तरह से मालवाहक तेलवाहक जहाज़ों पर हमला किया था, मिसाइल दागी थी, उनकी क्षमता है यहाँ भी ये जल डमरू मध्य जो या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ पर वो मिसाइलें दाग सकता है, इसकी उसकी क्षमता है। अमेरिका का 5वां बेड़ा बहरीन में तैनात है और इसी क्षेत्र की सुरक्षा के लिए। अब वो कितना सुरक्षा कर पाएगा, मान लीजिए सुरक्षा कर भी लेगा, और ये मान लेना चाहिए कि सुरक्षा करने में सक्षम होगा, तब भी जो है ये जो आवागमन है, ये जो ट्रांसपोर्ट है तेल का, तो इसके व्यापार पर और इसके रास्ते पर तो असर पड़ेगा ही। तो पूरी दुनिया उससे प्रभावित होने वाली है। अब दूसरा कदम क्या उठा सकता है ईरान, जो इंटरनेशनल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, परमाणु अप्रसार संधि जो है, उससे बाहर निकल सकता है। उसका सिग्नेटरी है ईरान, उससे बाहर निकल सकता है। आप याद रखिए 2003 में नॉर्थ कोरिया भी उससे बाहर निकला था और 3 साल बाद उसने परमाणु हथियार बना लिए। तो क्या इतिहास अपने को दोहराने जा रहा है? अमेरिका ईरान को मिडिल ईस्ट का बुली कहता है, इसलिए उसको कमज़ोर करना चाहता था, लेकिन अभी तक कमज़ोर कर पाया है इसका संकेत ईरान की ओर से कोई नहीं मिला है। ईरान में ये सही बात है कि आशंका है, डर है, इसीलिए जो है खामेनेई ने अपने 3 सक्सेसर अनाउंस कर दिए। इजराइल जिस तरह से टारगेटेड शूटिंग करता है, उनके सेनाध्यक्ष को मार दिया, इंटेलिजेंस चीफ को मार दिया, और जिसको भी वो सक्सेसर घोषित करते हैं, ये हमने देखा हिजबुल्लाह के मामले में, ये हमने देखा हमास के मामले में। इजराइल ने चुन चुन कर उनको मारा। तो ये क्षमता तो इजराइल के पास है और अब भी है। और ईरान के पास, मैं शुरू से कह रहा हूँ, उसके पास हथियार के रूप में जो विकल्प है वो उसकी जो है मिसाइलें हैं। और ये मिसाइलों का भंडार कब तक रहेगा? अब सवाल एक नया आता है कि क्या ईरान इस लड़ाई को दूसरे देशों तक फैलाना चाहेगा? क्या वो चाहेगा कि डिएगो गार्सिया या आसपास जहां भी अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, मिलिट्री बेस हैं, उन पर हमला हो? हुती के लोग करें या किसी अपने और प्रॉक्सी से जो है ईरान करवाए, या ईरान खुद करे? दोनों स्थितियों में जाहिर है कि अमेरिका उसका जवाब देगा। तो ये लड़ाई और बढ़ेगी। अब इसमें 2 पक्षों का सवाल आएगा। देखिए, चीन ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अगर ईरान के खुलकर समर्थन में नहीं है तो ईरान के विरोध में तो बिल्कुल नहीं है। तो एक तरह से उसका जो संकेत है वो कि वो ईरान के पक्ष में ही खड़ा है, लेकिन वो इसमें कोई सक्रिय भागीदारी नहीं चाहता। वो बयान तक अपने को सीमित रखना चाहता है। उसकी भी नज़र है कि इससे नुकसान ज़्यादा किसका होगा। अगर ज़्यादा नुकसान अमेरिका का होगा तो चीन उसमें ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकता है। सक्रिय भूमिका से मेरा ये मतलब नहीं कि वो इस युद्ध में उतर सकता है, डिप्लोमेसी के स्तर पर। दूसरा जो पक्ष है, बल्कि 2 और पक्ष हैं, एक है यूरोप का क्या रुख होता है, और दूसरा है मिडिल ईस्ट का, ख़ास तौर से जो सुन्नी देश हैं। सुन्नी देशों ने अमेरिका के इस हमले की ईरान पर निंदा तो की है, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़े हैं, और उससे आगे बढ़ने वाले हैं या बढ़ेंगे इसका कोई संकेत नहीं दिया है।
तो इससे भी आप समझिए यूरोप भी जो है बात डिप्लोमेसी की कर रहा है, लेकिन कैसे डिप्लोमेसी सक्सेसफुल होगी, बातचीत की मेज़ पर दोनों पक्ष कैसे आएंगे, या तीनों पक्ष कह लें अब, ईरान, अमेरिका और इजराइल, क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच का अब ये युद्ध नहीं रह गया, इसमें अमेरिका तो कूद ही पड़ा है, तो वो भी एक पक्ष बन गया। तो अमेरिका की कोशिश ये थी कि या तो ईरान का जो भी परमाणु कार्यक्रम है उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दो, या इतना नुकसान पहुंचा दो कि बहुत पीछे चला जाए और ईरान जो है वो सरेंडर करने के लिए या फिर आपकी शर्तों पर बात करने के लिए तैयार हो जाए। ईरान यही नहीं करने वाला, अभी तक के संकेत यही है। उसको समझ में आ रहा है कि डिप्लोमेसी से इसका हल नहीं निकलने वाला, डिप्लोमेसी से इसका हल तभी निकलेगा जब दोनों पक्ष बराबरी की स्थिति में होंगे, या ईरान को लगता है कि जब उसका अपर हैंड होगा, और उसका अपर हैंड तभी हो सकता है जब वो केवल अमेरिका और इजराइल नहीं, पूरी दुनिया को प्रभावित करने, यानी पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हो। इसके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, वो रास्ता बंद करने से पूरी दुनिया के व्यापार पर असर पड़ेगा, पूरी दुनिया में तेल की कीमत बढ़ेगी और उसके साथ साथ महंगाई बढ़ेगी, सबकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और ईरान ये कर सकता है, करेगा कि नहीं ये अभी मालूम नहीं है, लेकिन ईरान में ये करने की क्षमता है। अब उसको इसका कितना बड़ा नुकसान होगा, क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो बाद की बात है, लेकिन अभी की स्थिति में ईरान अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। उसने अपने एनरिच जो यूरेनियम था उसके भंडार को बचा लिया है या नहीं, ये पता लगने में अभी 15 दिन, 20 दिन, महीने भी लग सकते हैं। लेकिन रेडिएशन का ना होना और किसी तरह के भूकंप का उस क्षेत्र में ना आना, ये इस बात का महज संकेत है कि उसके एनरिच यूरेनियम को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, इसके बारे में जो है कोई कंफर्म करने को तैयार नहीं है। ईरान ने भी जो है इस बारे में कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, लेकिन एक देश इजराइल जिसने ये शुरू किया था, ईरान के खिलाफ की बात कर रहा हूँ, हमास की बात नहीं कर रहा हूँ, ईरान के खिलाफ जो शुरू किया उसका जो लक्ष्य था, कहें कि पूरा तो नहीं लेकिन आधा तो जो है उसने हासिल कर लिया, कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत साल पीछे धकेल दिया। अब पूरा नष्ट हुआ है कि नहीं, मैंने जैसा पहले कहा, वो अभी स्पष्ट होने में समय लगेगा, लेकिन ईरान रुक जाएगा ऐसे कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनके जो विदेश मंत्री ने कहा था, मैंने कल बताया था आपको, कि ईरान इसको अपने परमाणु कार्यक्रम को अपने देश की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखता है, अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धि पर उसे गर्व है। तो उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिसके कारण वो अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दे। उसको मालूम है कि उसकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो बराबरी के स्तर पर बात करने की स्थिति में होगा अगर वो परमाणु हथियार संपन्न देश बन जाता है। हालांकि ऐसा होता नहीं, ज़रूरी नहीं है। ईरान की बात अलग है। मेरे दिमाग में इस समय जब ये बात कह रहा हूँ तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन उसकी उससे प्रतिष्ठा बढ़ गई हो, ताकत बढ़ गई हो, या उसके कारण विश्व समुदाय में उसकी इज्जत बढ़ गई हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ईरान हज़ारों साल पुरानी संस्कृति है। ईरान में लड़ने की जो क्षमता है वो ईरान इराक युद्ध के दौरान दिखी है, और उसके बाद ईरान ने जो किया, जिस तरह से अपने प्रॉक्सीज खड़े किए, बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि ये अलग बात है कि इजराइल ने जो है वो हमास को लगभग ख़त्म कर दिया है, हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है, और उसके अलावा हुतियों को बहुत कमज़ोर कर दिया है। लेकिन ईरान इनको फिर से खड़ा करने की कोशिश नहीं करेगा, इसका कोई संकेत ईरान ने अभी तक नहीं दिया है। तो आए थे ट्रंप युद्ध रुकवाने और खुद ही युद्ध करने लगे। ये होता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में कूटनीति और राजनीति और उसके प्रभावों का असर, कि जो युद्ध रुकवाने आए थे वही युद्ध करने लगे और इसमें गर्व महसूस कर रहे। तो इससे आप समझिए कि ट्रंप क्या कहेंगे और क्या करेंगे किसी को मालूम नहीं है।
मुझे लगता है शायद उनको भी पता नहीं रहता होगा कि वो अगले दिन या अगले पल क्या करने वाले हैं या क्या कहने वाले हैं। लेकिन अमेरिका के हमले से ईरान इजराइल युद्ध और उससे उपजी हुई जो वैश्विक समस्या वो किसी हल की ओर नहीं बढ़ रही है, बल्कि विवाद और बढ़ने जा रहा है, इसके पूरे पूरे आसार हैं। तो अमेरिका ने ये भले दिखा दिया हो कि वो हमला कर सकता है, लेकिन वो हमले का लक्ष्य भी हासिल कर सकता है, ये अभी तक नहीं दिखा पाया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिखा दिया था, उसके प्रमाण दिखा दिए थे, उसके वीडियो दिखा दिए थे, सैटेलाइट इमेज दिखा दी थी। अमेरिका अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिखा पाया है जिससे वो ये साबित कर सके कि जिस लक्ष्य से उसने ये बमबारी की थी, क्लस्टर बम गिराए थे, वो उसका लक्ष्य पूरा हो गया। ईरान इस बात को कंफर्म नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि हमला हुआ, इससे इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन उसका जो परमाणु कार्यक्रम पूरा नष्ट हो गया, ऐसा ईरान नहीं कह रहा। अमेरिका के पास बोलने के अलावा और कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा हुआ है। एक बात जरूर निश्चित रूप से कही जा सकती है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कई साल पीछे चला गया है, लेकिन ये तो समस्या का हल है नहीं, ये तो एक अस्थायी, मतलब आपने एक समस्या को थोड़ा टाल दिया है, सिर्फ इतना है। और ये समस्या कब तक टली रहेगी किसी को मालूम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल 4 साल का है, जिसमें से 6 महीने बीत चुके हैं। 3.5 साल बाद कौन आएगा किसी को पता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं आने वाले, क्योंकि अमेरिका में जो संवैधानिक व्यवस्था है, एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये उनका दूसरा कार्यकाल है। तो विश्व में जो कुछ हो रहा है, मुझे लगता है ये मुद्दा जो है अमेरिका, इजराइल, ईरान का ये जो युद्ध है, ये वर्ल्ड ऑर्डर को जो सेट होने की दौर में था, जो प्रक्रिया चल रही थी, उस प्रक्रिया को और तेज कर देगा। लेकिन आश्चर्य है कि यूरोप जिस तरह से चुप्पी साधे हुए है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा है, और मिडिल ईस्ट के जो सुन्नी देश हैं, उनकी जो तटस्थता है वो परेशान करने वाली है। इसलिए कि अगर स्पष्टता नहीं हो तो अनिश्चितता बढ़ जाती है। तो पूरी दुनिया इस समय एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, एक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, और ये परिस्थिति कब तक बनी रहेगी ये किसी को मालूम नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।